चलिए क्विकली बड़े घर की बेटी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी का रिवीजन कर लेते हैं। बड़े घर की बेटी इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस पर ये मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। यह एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि आनंदी, इसकी दशा कितनी दयनीय हो जाती है। अपमान सहन करती है, प्रतिकार करती है, तो परिवार के सदस्य भी उसी ही को दोष देते हैं कि उसी की वजह से घर टूट रहा है। टूटने का दोष भी उसी के माथे मढ़ दिया जाता है। आनंदी जब अपने देवर की धृष्टता का प्रतिकार करती है तो ससुर उसे पहले ही दोष दे देते हैं, परंतु अंत में वो उसी की प्रशंसा भी करते हैं। संयुक्त परिवार में स्नेह एवं सामंजस्य बनाए रखने का काम घर की बहुओं का और स्त्रियों का है। बड़े घर की बेटियां अपने सद्विवेक, अच्छी बुद्धि से बिगड़ती हुई परिस्थितियों को संभाल लेती है और अपने परिवार को टूटने से बचाती है। यह कहानी का उद्देश्य है। अब हम आते हैं कहानी बड़े घर की बेटी कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर। प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई यह कहानी पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से दूषित हो रहा है, यह बताते हैं। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पाश्चात्य प्रथा का प्रभाव पड़ता जा रहा है और इसलिए देश की सभ्यता और संस्कृति दूषित होती जा रही है। प्राचीन सभ्यता का महत्व दिया गया है इस कहानी में। वे कहते हैं कि हमारे देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति सबसे अच्छी है और देश आगे बढ़ाने का काम भी हमारी संस्कृति और सभ्यता करती है। स्त्रियों को परिवार और देश की उन्नति का सहायक भी माना गया है। स्त्रियां भी हर समय घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए काम करती रहती है, सोचती भी रहती है, यह भी कहा गया है। आनंदी का चरित्र सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर दिया है। उसके चरित्र द्वारा ये बताया गया है कि हमारे देश में बड़े घर की बेटियाँ वही होती हैं जो घर को संभाल लेती हैं, टूटने से बचाती है। और इस तरीके से बड़े घर की बेटी, यह कहानी जो है उसका शीर्षक सटीक है और अच्छा है। अगला हम इस पाठ के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालते हैं, जो कि आनंदी। मैं हर पात्र के चरित्र की मुख्य बिंदु आपको बताते जाती हूँ और हर बिंदु को किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। हर बिंदु के ऊपर एक एक वाक्य अगर आप लिखोगे तो आपका चरित्र चित्रण बहुत अच्छी तरीके से बड़ा और अच्छा बनेगा। आनंदी जो है उसके चरित्र चित्रण लिखते हुए सबसे पहले आप लिखोगे कि वो उसका जन्म एक उच्च कुल में हुआ था। इसके जन्म के बारे में लिखते हुए आपको आनंदी के पिता के बारे में, जो कि भूप सिंह नाम है, वो लिखना है। और वो वहाँ तालुकेदार है और उनके पास बड़ा भवन है, इस तरीके से भवन है और हाथी घोड़े सब है। इस तरीके से वो उच्च कुल से आई हुई स्त्री है। दूसरा, वो रूपवती एवं गुणवती है। वो उनकी बेटी है जो दिखने में अच्छी है और इसीलिए उन्हें उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा चिंता होती है कि उसके ब्याह उन्हें ऐसे घर में करना है जहाँ पर वो खुश रहे। समझदार पुत्री है वो। यस, यहाँ पर हमें ये भी सोचना है कि समझदारी कैसी है। आनंदी की समझदारी बताते हुए हमें ये इस मुद्दे को कैसे बढ़ाना है, तो ये इस तरीके से बढ़ाओगे कि आनंदी एक उच्च कुल से जब ब्याह करके श्रीकंठ के घर आती है तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत ही अलग होती है, और लेकिन वो इस भी परिस्थिति में अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ढाल लेती है और यही उसकी समझदारी का प्रमाण है। फिर वो दयालु और स्वाभिमानी प्रवृत्ति की है। स्वाभिमानी का यह जो मुद्दा है, इसे आगे बढ़ाते हुए आप कैसे लिखोगे कि आपको ये लिखना है, ये बताना है कि जब लाल बिहारी झगड़ा करते हुए इसके मायके के ऊपर दोष लगाता है या कुछ भला बुरा करता है तो उसका स्वाभिमान जाग उठता है और वो उसका विरोध करती है। और दयालु वृत्ति बताते हुए यही बताना है कि झगड़ा होता है तो ये पता चलता है कि घर टूट रहा है, उसके पति बहुत क्रोध में है। ऐसे समय पर वो संभाल लेती है, लाल बिहारी को समझा देती है और अपने घर को टूटने से बचाती है। इस तरीके से आप आनंदी का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। अगला चरित्र चित्रण हम करते हैं श्रीकंठ सिंह। तो गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह का ये बड़ा बेटा है। जब भी आप चरित्र चित्रण लिखते हो तो
तो वहाँ पर ज़रूर आप किसका बेटा है, किसका पति है, ये भी लिखा करो, तो आपके एक और पॉइंट आ जाता है। तो ये गौरीपुर गांव के ज़मींदार बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा है। पाश्चात्य प्रथाओं के विरोधी हैं वो। उन्हें अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का जतन करना अच्छा लगता है। गांव के किसी भी घर में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, गांव का घर टूट रहा है, तो वो जाकर वहाँ समझाते हैं और उस घर को भी टूटने से बचाते हैं। इसलिए वो धैर्यवान पुरुष है। साथ ही में हम लिख सकते हैं कि वो धैर्यवान के साथ साथ बड़े शांत स्वभाव के हैं। तो शांत स्वभाव यही है कि वो झगड़ा या कहीं वाद हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, तो वहाँ जाकर को सुलझाते हैं और सुलझाकर वो समझाते हैं कि एकत्र कुटुंब किस तरीके से देश जाति को बढ़ाने के काम आता है। यही बात है। वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं क्योंकि वो अपने पत्नी पर हुए अन्याय को सहन नहीं करते और उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हुआ श्रीकंठ सिंह। अब हम आते हैं लाल बिहारी सिंह के साथ चरित्र चित्रण। लाल बिहारी, फिर से हम पहला मुद्दा तो सेम, परंतु लिखना होगा कि वो बेनी माधव सिंह के छोटे पुत्र हैं। अब इनमें और श्रीकंठ सिंह में जो अंतर है वो हमें यहाँ लिखना है। तो श्रीकंठ सिंह पढ़े लिखे हैं परंतु ये अनपढ़ हैं। श्रीकंठ सिंह दुबले पतले हैं परंतु इन्होंने शरीर पर काम किया है, रिष्ट पुष्ट शरीर कमाया है, सुगठित शरीर है इनका, पहलवानी ये करते हैं। और इस तरीके से दो अत्यंत नेत्र प्रिय गुण इनमें है। इस बात को नेत्र प्रिय गुण बोला है और ये दो नेत्र प्रिय गुण श्रीकंठ सिंह में नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। उन्होंने सारा समय पढ़ाई लिखाई में डाला, इन्होंने सारा समय अपना शरीर कमाने में डाला है। इस तरीके से वे अनपढ़ युवक परंतु हृष्ट पुष्ट और भरे हुए जवान हैं। ये बड़े ही उग्र स्वभाव के हैं। बड़े जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है और अपना उग्र स्वभाव है, इसके कारण ही इनके और आनंदी में झगड़ा हो जाता है। इन्हें अपने भाई पर बड़ा स्नेह है। जब भाई ने इनके ऊपर 5 रुपए लुटाए थे और हमेशा भाई इनके लिए कुछ ना कुछ उपहार भी लाते थे, तो अपने भाई को ज़्यादा मानते हैं, पिता से भी ज़्यादा स्थान भाई को देते हैं और ये अपनी भूल अंत में स्वीकार कर लेते हैं कि उनसे गलती हो गई है। इस तरीके से लाल बिहारी सिंह का चरित्र चित्रण है। अंत में आता है बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह के ये 2 बेटे हैं और वो गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है, कर्तव्यनिष्ठ है, समझदार व्यक्ति है। समझदारी उनकी यहाँ आती है जब उन्हें पता चलता है कि घर में झगड़े हो रहे हैं और इस झगड़ों के कारण घर टूट जा रहा है, तब वो अपना विचार बदल देते हैं और वो श्रीकंठ सिंह से कहते हैं कि तुम जो सही समझो करो, और वो बाहर निकल जाते हैं। परंतु श्रीकंठ सिंह को इन बातों का पता नहीं चलता है कि उनके पिता ने तुरंत बात कैसे पलट दी, परंतु वो यही चाहते थे कि गांव के लोगों के सामने उनके घर की हंसी ना हो, विरोधियों को ताली बजाने का अवसर ना मिले, मौका ना मिले और घर टूटने से बच जाए। इसलिए वो कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारा जो जी चाहे करना। अब लड़के से अपराध हो गया है, लड़का यहाँ पर मतलब लाल बिहारी से अपराध हो गया है, उसे भूल हो गई है, क्षमा कर दो। परंतु बाद में आनंदी ही सारी बात संभालती हैं, तो आनंदी की वो प्रशंसा भी करते हैं। इस तरीके से वे समझदार व्यक्ति हैं। तो बेनी माधव सिंह के चरित्र चित्रण में हमने ये भी लिख दिया। अब हम इस पाठ में और एक ऐसी बात आती है कि संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार क्यों अच्छा है, सम्मिलित कुटुंब क्यों अच्छा है, यह पूछते हैं चौथा प्रश्न कई बार। तो सम्मिलित कुटुंब जो होता है उसका तर्क के बारे में विचार करें। पक्ष में अगर हम बोलें तो यह बोल सकते हैं कि प्रतिदिन उन्नति करने वाला यह परिवार होता है। किसी प्रकार का संकट अगर आता है किसी संयुक्त परिवार में तो एक दूसरे का साथ और सहयोग मिलता है। इस तरीके से एक दूसरे के साथ और सहयोग के साथ में आए हुए संकट का सामना घर का हर सदस्य कर सकता है। मिलजुल कर रहना, आनंदी रहना संयुक्त परिवार में बहुत अच्छी तरीके से सब सदस्य सीखते हैं। छोटे बच्चों को हम हर सदस्यों से
प्यार और स्नेह मिलता रहता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं। समाज में संयुक्त परिवार एक समाज को बड़ा समाज के दृष्टिकोण से भी बड़ा करने की बात करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम्मिलित कुटुंब संगठन अधिक शक्तिशाली और समाज के लिए लाभदायक होता है। आपको यदि बड़े घर की बेटी इस पाठ से और भी कुछ प्रश्न या अवतरण चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझे कहिए, मैं आपको तुरंत उसके अवतरण पढ़कर और उत्तर देकर सुनाऊंगी। थैंक यू।